हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, उसका सेकंड टॉपिक सब्सिस्टेंस क्राइसिस, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा। तो हेडिंग का मतलब है कि गुजारा करने की स्ट्रेटजीज, यानी कि वो खाना क्या खाते थे, फ्लड वगैरह के टाइम पे क्या करते थे, एग्रीकल्चर कैसे करते थे, और एग्रीकल्चर में इरिगेशन कैसे करते थे, प्लोइंग करते थे कि नहीं, फील्ड की प्लोइंग यानी कि खेत की खुदाई वगैरह करना, तो वो करते थे कि नहीं, ये सब पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्ली हड़प्पन कल्चर था एक, और एक मैच्योर हड़प्पन कल्चर था। इन दोनों के बीच में ब्रेक आया था। ब्रेक के एविडेंसेस वगैरह भी हमने पढ़ लिए थे। तो अब हमने पढ़ लिया कि ब्रेक आया था, तो लेकिन ये ब्रेक जो था वो कुछ ही साइट्स में आया था, एट सम साइट्स ओनली। यानी कि अगर 10 साइट्स हैं हड़प्पन कल्चर की, तो उनमें से मान लो 2 में ब्रेक आ गया, चलो मान लो 8 में ब्रेक आ गया, 2 में नहीं आया, 2 बच गई, यानी कि 2 में लोग कंटिन्यू करते रहे सर्वाइव। तो उन 2 में क्या हुआ, फिर मैच्योर हड़प्पन कल्चर की स्टार्टिंग होती है, जो आगे जाके हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहलाया जाता है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो लोग बच गए थे कुछ साइट्स पर अर्ली हड़प्पन कल्चर के, उन्होंने आगे जाके मैच्योर हड़प्पन कल्चर की स्टार्टिंग की। लेकिन जो अर्ली हड़प्पन कल्चर के लोग थे और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के लोग थे, ये आपस में डिसेंडेंट्स थे, यानी कि इसके जो आगे आने वाली पीढ़ियां थी वही मैच्योर हड़प्पन कल्चर बनाती। तो इनमें कुछ चीजें तो कॉमन होंगी ही। अब मान लिया कि ज्यादा एडवांस है, लेकिन कुछ चीज तो कॉमन मिलेंगी। कॉमन क्या थी? सबसिस्टेंस क्राइसिस, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज कॉमन थी वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फूड क्या खाते थे वो। तो फूड में वो वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे। एनिमल प्रोडक्ट्स में फिश, मीट वगैरह भी आता था, फिश, मीट वगैरह। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता कि वो क्या खाते थे? तो ये हमें पता चलता है, आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी डाइट को रिकंस्ट्रक्ट किया है, रिकंस्ट्रक्टेड देयर डाइट। अब उन्होंने डाइट को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया? बाय स्टडिंग द चार्ड यानी कि जला हुआ, बिल्कुल बर्न टू ब्लैक, यानी किसी चीज को इतना जला दो कि वो बिल्कुल काली काली राख बन जाए, यानी कि सीधा सीधा कार्बन बन जाए। ठीक है, स्टडिंग द चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। तो जो जले हुए ग्रेन्स और सीड्स होते थे, उन्हें पढ़ के हमें पता चल जाती है उनकी डाइट। अब ये कैसे पता चलती है? तो जो आर्कियो बोटेनिस्ट होते थे, इनकी वो लोग जिन्होंने बोटनी यानी कि प्लांट रिलेटेड डिग्री ले रखी है या फिर पढ़ रखा है, और आर्किया जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड भी हैं और बायो से रिलेटेड भी पढ़ रखे हैं। तो वो क्या करते थे, स्टडी करते थे इनको, और वो किसी साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पे पता कर लेते थे कि वो इन जले हुए ग्रेन्स और सीड से कि ये ग्रेन्स किस प्लांट के हैं, ये सीड किस प्लांट के, तो इनसे पता चल जाता था। तो हमें क्या पता चलता है कि वो खाते थे व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सिसम है। तो ये 4-5 ग्रेन्स वो खाते थे, और मिलेट्स भी मिले हैं कहाँ पे? गुजरात की कुछ साइट्स में, गुजरात में भी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो गुजरात की कुछ साइट्स में मिलेट्स के फाउंडिंग्स मिली हैं। लेकिन जो राइस है वो बहुत ही रेयरली कहीं भी मिला है। राइस रेयरली क्यों मिला है? क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे वाटर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था
जितना राइस को चाहिए रहता है। राइस को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है, लेकिन जो बाकी क्रॉप्स हैं इनको नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वजह से ये वहाँ पे ग्रो कर पाई और लोग उन्हें खा पाए। लेकिन राइस वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ पे वाटर इतना हाई अमाउंट में अवेलेबल नहीं था। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे कि डाइट में आपने बताया कि प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट से। प्लांट्स का तो आपने मान लिया कि भाई चार्ड ग्रेन एंड सीड्स को साइंटिफिक स्टडी करके आपने पता लगा लिया कि वीट वगैरह ये सब खाते थे। एनिमल प्रोडक्ट्स का कैसे पता किया? तो एनिमल प्रोडक्ट्स का उन्होंने पता किया बोन्स की स्टडी से। यानी कि भाई किसी एनिमल की स्टडी, मतलब किसी एनिमल की बोन मिल गई कि जैसे मान लो ये कोई भी एनिमल है, उसकी सर यहाँ पे मिला है, उसका पैर यहाँ पे मिला है, एक पैर यहाँ पे मिला है, पूंछ यहाँ पे मिली है और पेट वगैरह, मतलब जो पेट की हड्डियाँ वगैरह वो यहाँ पे मिली है। तो मान लो ऐसे मिला है दूर दूर, तो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करके अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई इसे मार के खाया गया था, कोई सा किसी ने खाया, तो इस वजह से दूर दूर मिला है। लेकिन अगर कोई एनिमल पूरा एकजुट मिला, ये मान लो पूरा एकजुट एक साथ इसकी हड्डियाँ मिली हैं, तो साइंटिस्ट अनुमान लगाएंगे कि भाई इसे डोमेस्टिकेट किया गया था और जब ये मर गया इसे बरी कर दिया गया ज़मीन में। तो ऐसे थोड़ी मोटे ऊपर से स्टडी कर लेते थे साइंटिस्ट। और फिर कुछ बोन्स की साइंटिफिक स्टडी भी होती थी, ये तो अंदाजे से लगाई गई थी, लेकिन साइंटिफिक स्टडी भी की जाती थी। किन के द्वारा? आर्के जूलॉजिस्ट के द्वारा। जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि एनिमल रिलेटेड स्टडीज करते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट वो जो कि हिस्ट्री में ध्यान देते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो बोन्स की स्टडी करते हैं, उससे भी हमें जो नॉन वेज डाइट थी उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो बोन्स हमें किन किन एनिमल्स की मिली है? जैसे कि कैटल हो गए, शीप हो गए, गोट, बफेलो और पिग, इन सब की बोन्स मिली है हमें, और इनकी बोन्स एकजुट मिली हैं। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि भाई इन सब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया था। लेकिन कुछ और भी स्पीसीज की बोन मिली हैं, वाइल्ड स्पीसीज की, जैसे कि बोर हो गया, डियर हो गया, हिरन, और फिर जैसे कि घड़ियाल वगैरह, घड़ियाल यानी कि क्रोकोडाइल का इंडियन भाई। तो ये सब भी, इन सब की हड्डियाँ भी मिली हैं, और ये मेनली खाए गए होंगे, यानी कि इन्हें ईट किया गया होगा। इन्हें डोमेस्टिकेट तो कर नहीं सकते भाई, क्रोकोडाइल को पाल के उन्हें क्या ही मिल जाएगा। तो इससे साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि भाई इन्हें खाया ही गया होगा एज ए डाइट। ठीक है, के बाद अब रह जाती है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। फूड तो हमने पढ़ लिया, अब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज रह जाती हैं जो कि सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज में आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि भाई इरिगेशन कैसे होता था, लैंड की प्लोइंग होती थी कि नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि जो डाइट है वो तो आपको मिल गई कि भाई बोन्स मिल गई आपको, और चार्ड रिमेन्स मिल गए किनके? ग्रेन्स के। तो इससे आपने उनकी डाइट पता कर ली। लेकिन एग्रीकल्चर है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी की, भाई एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस किया जाता था, वो फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे कि आप ये पता नहीं कर सकते, मतलब पता तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल से जब पता चलेगा भाई एक टाइम पे कितनी क्रॉप्स उगाते थे, कि भाई एक साथ 2-3 उगाते थे, या फिर एक टाइम पे एक ही उगाते थे, या फिर 5-10 उगा देते थे, या फिर बस 1-2 ही उगाते थे। तो ये सब पता करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक और ये हो जाएगा कि लैंड की प्लोइंग करते थे कि नहीं, कि भाई खेत की खुदाई करके उस पर सीड गिरते थे, या फिर ऐसे ही सीड गिर के उगा देते थे। तो इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनके बारे में भी जाना जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है यही वाला प्लोइंग का, कि जो लैंड है उसे प्लो करके उस पर सीड्स सो की जाती थी, खोदी करके उस पर सीड्स गिरी जाती थी उगाने के लिए, या फिर सीधा ही उस पर सीड्स गिर देते थे और फिर उगा देते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन इसका भी आंसर मिल गया हमें। ठीक है, इसका आंसर हमें कैसे मिला? क्योंकि सील्स जो है मैंने बताई थी, उन पे एनिमल मोटिव्स होते हैं, एनिमल्स की पिक्चर्स होती हैं। तो जो हड़प्पन सील्स थी उनमें बुल्स की पिक्चर मिली है,
अब बुल्स को किस लिए यूज किया जाता है आज के टाइम पे, मतलब पहले के टाइम पे भी प्लोइंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि खेत की खुदाई करने के लिए बुल्स को यूज किया जाता है, हल के आगे लगा के और फिर बुल्स चलते हैं और फिर जाके खेती होती है, मतलब खोदी होती है खेतों में। तो प्लोइंग के लिए यूज किया जाता है बुल्स को। तो एक तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भाई बुल्स को वो लोग इसलिए इतना महत्व देते थे सील्स में, क्योंकि बुल्स उनकी खोदी में मदद करता था खेत की, ठीक है। फिर एक और क्या मिला है उन्हें, टेराकोटा मॉडल मिला है। टेराकोटा क्या होता है, किले से बना हुआ कोई भी खिलौना टाइप किले से बना हुआ। तो उन्हें टेराकोटा मॉडल मिला है किस चीज का, ऑफ प्लो का, यानी कि जो हल बैल के पीछे लगाया जाता है, ये जो हल बैल के पीछे लगाया जाता है, जिसे बैल खींचता है और फिर पूरे खेत की खुदाई होती है, तो उस हल का टेराकोटा मॉडल मिला है। यानी कि इससे तो पक्का हो जाता है कि भाई बुल को भी वो सील्स में महत्व देते थे और टेराकोटा मॉडल बना रखा हल का, तो इससे तो पक्का हो जाता है कि वो प्लोइंग करते थे। तो प्लोइंग की जाती थी, ये इन एविडेंसेस से हमें पता चलता है, ठीक है। फिर एक और एविडेंस, ठोस एविडेंस मिलता है हमें किस चीज का, हमें एविडेंस मिला है एक प्लोड लैंड का, यानी कि ऐसी जमीन का एविडेंस मिला है जहाँ पे खोदी हो रखी है पहले से, यानी कि कोई जमीन है जिस पे कई साल पहले से खोदी हुई होगी, लेकिन उसे बराबर करना भूल गए होंगे किसान वगैरह, और फिर वो ऐसे ही बराबर रही कई सालों तक, उसके ऊपर और टाइप की मिट्टी जम गई। फिर साइंटिस्ट ने एक दिन सोइल मैपिंग की कि भाई जमीन के नीचे तक की जितनी भी जमीन है उसका मैप बनाएंगे हम। तो अपनी मशीन्स वगैरह भेजी और फिर उससे सोइल की मैपिंग बनी भैया, उसमें आ गया कि इधर खोदी हो रखी है बहुत ही बड़े स्केल पे। तो इससे पता चल जाता है कि भाई कभी खोदी होती थी। एविडेंस मिला है प्लोड लैंड का, कहाँ पे मिला है, कालीबंगन राजस्थान में। तो राजस्थान में मिला है एविडेंस, ठीक है। और फिर जब साइंटिस्ट ने सोइल की मैपिंग की, जिसमें ये दिखा कि खोदी कर रखी है जमीन की, उसमें एक और चीज पता चली कि जो खेत है उसमें जो खोदी करते जो लाइंस आती हैं ऐसे ऐसे, वो दो टाइप की लाइन बना रखी है, एक तो ऐसे ऐसे और एक ऐसे। अब दो अलग अलग टाइप की लाइंस क्यों बनाई होंगी, वो इसलिए बनाई होंगी ताकि इस तरफ एक टाइप के पौधे बो दिए और फिर वो दूसरे टाइप में मिक्स ना हो, इसलिए दूसरे टाइप के पौधे इधर बो दिए। तो ए टाइप का पौधा इधर बोया, बी टाइप का इधर बोया। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते थे, इनकी एक ही खेत पे दो टाइप की फसलें भी उगाई जाया करती थी उस टाइम में, ठीक है। तो हमें दो चीजों के बारे में पता चल गया इससे, कि प्लोइंग भी होती थी और मल्टीपल क्रॉपिंग भी होती थी। तो हमने अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि लैंड की प्लोइंग होती है या नहीं, वो हमने देख लिया। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में। तो जो मोस्टली हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी वो कौन से एरिया में थी, सेमी एरिड एरिया में थी। सेमी एरिड वो एरिया होता है कि जहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब पानी के बिना लोग मर रहे हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे पानी बहुत ज्यादा हो कि लोग खुले में बर्बाद कर रहे हों, यानी कि नॉर्मल जो मॉडरेट अमाउंट का वाटर होता है वही प्रेजेंट होता है जमीन में। ऐसा नहीं कि पानी गिरने की जरूरत ही नहीं है, पानी बहुत है। तो इस वजह से जब भी अगर आप खेती करोगे तो आपको इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जमीन में पानी की अमाउंट कम है, ठीक है। इस वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। और ये इरिगेशन कैसे कर सकते हो आप, वेल से कर सकते हो, भाई कुआं में से पानी निकाल के खेतों में दे दिया, या फिर कैनाल से कर सकते हो कि नहर बह रही हो उसमें से आपने खेतों में पानी दे दिया, या फिर कोई रिवर हो आसपास उससे कर सकते हो, या फिर कोई जलाशय यानी कि पोंड वगैरह है उससे कर सकते हो। तो इरिगेशन एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट होता था, इरिगेशन के सोर्सेज ये सब थे, ठीक है। तो हमें अब ऐसे तो है नहीं हम सीधे सीधे कह देंगे इन सबसे देते थे, हमें कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। तो हमें कैनाल का एविडेंस मिला है, यानी कि नहर का एविडेंस मिला है। कहाँ पे, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, सोरतुगाई नाम से। तो जो सोरतुगाई साइट है, इधर हमें ट्रेसेस मिले हैं कैनाल के, जिससे हमें ये साबित होता है कि उस टाइम पे नहरों का यूज किया जाता था पानी देने के लिए।
तो हम आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि बाकी जगह भी नहरों से पानी दिया जाता हो, लेकिन वो पंजाब या फिर जो सिंध रीजन है, पंजाब एक रीजन यानी कि जो हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब का जो रीजन हो गया इंडिया में, और जो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है वो वाला रीजन हो गया एक तो पंजाब। सिंध यानी कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वगैरह वाला रीजन है उसे सिंध कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला रीजन गुजरात वगैरह भी इसी में आ गया। तो ये सिंध रीजन और पंजाब रीजन। जब साइंटिस्ट यहाँ पे खोज करने आए कैनाल के एविडेंसेस की, तो यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि भाई या तो एक पॉसिबिलिटी है कि जो कैनाल्स खोदी गई थी कई साल पहले, वो फ्लड वगैरह के कारण उनमें सिल्ट भर गया हो। सिल्ट यानी कि मिट्टी वगैरह वापस से भर गई हो और कैनाल्स लेवल्ड अप हो गई हो, यानी कि बराबर हो गई। जैसे ये कोई कैनाल खोदी हो पानी आने के लिए, तो एक दिन बाढ़ आई और मिट्टी से पूरा भर दिया और बराबर हो गई, तो हम पता ही नहीं कि कैनाल आई हो। या तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई कैनाल मिट गई होगी, या फिर एक और ये पॉसिबिलिटी है कि भाई कैनाल से पानी ना देते हो, वो वेल से पानी देते हो, कुएं से पानी निकाल के देते हो, तो कुएं मिले उस टाइम के बहुत। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद एक और ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो सिंध रीजन है, यानी कि गुजरात, इंडिया में जो गुजरात वाला रीजन है, वहाँ पे धोलावीरा एक साइट है, वहाँ पे हमें पोन्स के एविडेंस मिले हैं। पोन्स यानी कि जलाशय, वाटर रिजर्वायर। तो वाटर रिजर्वायर के हमें एविडेंस मिले हैं जिनमें पानी को स्टोर किया जाता था। तो इससे हम ये भी अंदाजा रख सकते कि भाई क्या पता अगर वेल से भी नहीं तो पोन्स वगैरह से इरिगेशन किया जाता हो। तो ये था इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में हड़प्पन कल्चर में, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल पॉइंट दिया गया है बुक्स में सैडल क्वेंट्स के बारे में। सैडल क्वेंट्स को लोकल भाषा में कुंडी सोटा भी कहा जाता है। ये ग्राइंडिंग पर्पसेस के काम आते हैं, यानी कि किसी भी चीज को कूटने या फिर पीसने के काम आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी होते थे और दो टाइप के पाए जाते हैं। उस टाइम पे दो टाइप के पाए जाते थे। एक तो ऐसे होते थे कि एक पत्थर होता था वो नीचे रखा जाता था, और जो दूसरा पत्थर होता था सेकंड, उसे उसके ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया जाता था, ठीक है। जिससे कि बीच में जो ग्रेन्स होते थे, जैसे मान लो ये वो पत्थर है, उसके ऊपर बीच में ऐसे ऐसे ग्रेन्स रखे हैं, गेहूं के बहुत सारे दाने रखे हैं, तो उसके ऊपर ये दूसरा पत्थर ऐसे ऐसे घुमाया जाता था और फिर जो गेहूं के दाने हैं वो पीस जाते थे। तो एक तो इस टाइप का सैडल क्वेंट मिलता था, और एक दूसरा ऐसा था कि भाई ये पहला पत्थर है और ये दूसरा पत्थर है बड़ा सा, मतलब पेन मान लो, तो इसको ऐसे ऐसे कूटा जाता था। मान लो इधर कोई स्पाइस रखी हुई है बहुत सारी, तो उसे आप ऐसे ऐसे कूट सकते हो, और फिर उससे जो नीचे रखा हुआ है ये अपने आप ग्राइंड हो जाता था। तो ये आता था मेनली फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, यानी कि गेहूं वगैरह पीसने के लिए, और ये होता था फॉर पाउंडिंग यानी कि कूटना। ये कूटने काम आता था, किसी कूटने के हर्ब्स, कोई जड़ी बूटी वगैरह लाए हैं उसे कूट के उसका काढ़ा बनाना हो, या फिर स्पाइसेस, भाई कोई मसाला जैसे कि हल्दी अदरक वगैरह उन्हें कूट के फिर कोई सब्जी में बनाना हो, करीज बनानी हो उन स्पाइसेस से, तो उसमें काम आता था ये। और अगर परफेक्ट इंग्लिश में बात करें तो लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले का नाम दिया गया है दोज ऑन विच अनदर स्मॉल स्टोन, यानी कि जो सेकंड स्टोन है, सेकंड स्टोन वाज रोल्ड टू एंड फ्रो, यानी कि जो पहला स्टोन है उस पर दूसरे वाले को रोल किया जाता था टू एंड फ्रो, यानी कि आगे पीछे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये तो ये हो गया। दूसरा क्या था, इसमें लिखा गया है कि सेकंड स्टोन वाज यूज्ड एज अ पाउंडर, यानी कि कूटने वाले की तरह यूज किया जाता है। पहला स्टोन वैसे का वैसा है, दूसरे वाले से ऐसे ऐसे कूटा जाता था, ठीक है। तो ये दो टाइप के दिए गए हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही दिया गया एनसीईआरटी में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब, और इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।